हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे निशुल्क बैच के सीरीज में। लगातार सीरीज ये चलता चला जा रहा है। 19th डे है ये निशुल्क बैच का और नाउन का 18वां क्लास है। इस सीरीज में हम लोग देख रहे होंगे मिसलिनियस, मतलब नाउन का लगभग मानो कि खत्म ही हो चला है नाउन। एक और क्लास अभी जो हम लोग कर रहे हैं, यही एक सेशन लगेगा, 20-25 मिनट का सेशन होगा जिसमें हम लोग नाउन को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इसको खत्म करने के तुरंत बाद आज 13 तारीख है और हम अपने टेलीग्राम चैनल में एक पीडीएफ डाल देंगे। उस पीडीएफ को आप लोग वहां से डाउनलोड करके क्वेश्चन बना लीजिएगा। जैसे ही क्वेश्चन को बना लीजिएगा, 14 दिसंबर को हम लोग फिर से मिलेंगे और उस दिन उस सारे क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बात? सो हेलो एवरीवन, आई एम सुमित, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पास्ट 9 years एट बोरिंग रोड, पटना। नाउन का ये क्लास है, आखिरी क्लास है थियरी का। देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने का प्रयास करेंगे। फटाक फटाक देखोगे, कुछ कुछ पॉइंट है, 6-7 पॉइंट है। मेरे को लगता है कि 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा, बस ध्यान दीजिएगा। कजिन, पहला पॉइंट क्या है? कजिन। दिमाग में ये रखो कि कजिन के साथ ना तो कभी ब्रदर लगेगा और ना ही सिस्टर लगेगा। ये डायग्राम देखो, समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कजिन के साथ ब्रदर का इस्तेमाल या सिस्टर का इस्तेमाल दोनों हमेशा गलत हो जाएगा। ठीक है? मतलब आप कभी भी कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर नहीं कह सकते हैं। जब भी होगा तो क्या होगा? सिर्फ कजिन होगा। तो कजिन के साथ ना तो ब्रदर का इस्तेमाल होगा ना ही सिस्टर का। क्यों? कजिन का मतलब ऑलरेडी होता है चचेरा भाई, चचेरी बहन। और तुम यूज कर दोगे कजिन ब्रदर, मतलब चचेरा भाई भाई, कजिन सिस्टर चचेरी बहन बहन, नॉट एग्जैक्टली। इसीलिए ध्यान रखेंगे आप, कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर हमेशा गलत होता है। सिर्फ कजिन यूज कर रहे होंगे आप, राइट? अब जैसे यहीं पे तुम देखोगे, एग्जाम में एक सवाल पूछ दिया। सवाल क्या पूछ दिया भाई? शी वेंट टू द टेम्पल, शी वेंट टू द टेम्पल विद हर पेरेंट्स। दो कितना कंफ्यूज कर रहा है। आंट्स, एक ही बार नहीं लिख रहा है, एंड कजिन सिस्टर्स। चाहता तो एक बार में भी लिख सकता था, शी वेंट टू अ टेम्पल विद हर कजिन सिस्टर्स, बट आपको कंफ्यूज कर रहा है। शी वेंट टू अ टेम्पल विद हर पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स। तो अभी आपको हम बताएं, कजिन के साथ ना तो ब्रदर लगेगा ना ही सिस्टर लगेगा। तो इसी सिस्टर वाले पार्ट को क्या कर देते? हटा देते। यही एरर था। और कजिन सिस्टर्स लिखने का मतलब कहना चाह रहा है एक से अधिक, तो यहां कजिन्स कर देंगे। सिर्फ एक रहेगा तो कजिन यूज करेंगे और एक से अधिक होगा तो कजिन्स यूज करेंगे। तो ये पहला पॉइंट था। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आया। खत्म हो जाएगा, आज नाउन का थियरी का आखिरी क्लास है। नेक्स्ट देखोगे आप लोग, इसी में क्या है? नेक्स्ट पॉइंट कॉस्ट है ना, और प्राइस। बहुत लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बहुत सारे लोग, मैंने काफी लोगों को देखा है। उन दोनों को लगता है कि दोनों ही का मतलब क्या होता है? कीमत। लोगों को ऐसा लगता है, बट नॉट एग्जैक्टली, ऐसा नहीं है। आप कई बार दुकान पे जाओगे, देखोगे कई बार लोग बोलते हैं इसका कॉस्ट क्या है, कोई बोलता है इसका प्राइस क्या है। गलत है। कॉस्ट का मतलब होता है लागत, अगर आप हिंदी में बात करें तो, और प्राइस का मतलब होता है कीमत। समझ पा रहे हैं आप लोग? कॉस्ट मतलब लागत, खर्च, एक्सपेंडिचर। मींस कॉस्ट इज समथिंग दैट अ प्रोड्यूसर हैज टू पे। कॉस्ट का मतलब क्या? जो मैन्युफैक्चर करने वाले को पे करना पड़े। जैसे मान लो आईफोन है, अब आईफोन डायरेक्टली मार्केट में थोड़ी आ जाता है यार। मार्केट में आने से पहले उसके ऊपर तमाम तरह के खर्चे हैं, तमाम तरह के एक्सपेंसेस हैं। आप लेबर कॉस्ट देते हैं, रॉ मटेरियल का कॉस्ट देते हैं, ब्रिक्स एंड मोटार्स का कॉस्ट देते हैं, एडवर्टीजमेंट पे कॉस्ट देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट देते हैं, तब जाके दुकान पे आता है। और दुकान पे आने के बाद आप उसको इस प्राइस में आप उसको परचेज करते हैं, तो दैट प्राइस इज कॉल्ड प्राइस। तो कॉस्ट इज समथिंग दैट अ प्रोड्यूसर हैज टू पे, बट प्राइस इज समथिंग दैट अ कंज्यूमर हैज टू पे। राइट? ये डिफरेंस है। अगर बनाने वाले के लिए कुछ खर्च आ रहा है तो उसके लिए कॉस्ट, खरीदने वाले के लिए कुछ पेमेंट करना पड़ रहा है, दैट इज प्राइस। देखने में दोनों एक लगता है बट होता
नहीं है, मैथ में तो और कंफ्यूजिंग है, कॉस्ट प्राइस लिख देता है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस ऐसा। कॉस्ट दैट अ मैन्युफैक्चरर हैज टू पे, अ प्रोड्यूसर हैज टू पे, प्राइस दैट अ कंज्यूमर हैज टू पे। अब यहां से भी एक सवाल आ गया, अब देखेंगे ये सवाल क्या गया, बोल देते हैं, सुन लो। सवाल आ गया, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इज गेटिंग हायर दिस डेज। क्या पूछा? द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इज गेटिंग हायर दिस डेज, कि इन दिनों प्रोडक्शन की कीमतें बढ़ती ही चली जा रही हैं। तो किसका बात कर रहा है? प्राइस ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के लिए प्राइस नहीं होगा, कॉस्ट होगा, बिकॉज अ कॉस्ट इज समथिंग दैट अ प्रोड्यूसर हैज टू पे, बट अ प्राइस इज समथिंग दैट अ कंज्यूमर हैज टू पे। ठीक है बात। उसी तरह से अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे अगर आपको सेंटेंस में कहीं पे भी ऐसा सेंस मिले, अब फिर देखो ये सब जितना बात हम बता रहे हैं ना, सब किताब में लिखा हुआ है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक जो बता रहे हैं वो किताब में इलेबोरेटेड नहीं है। जैसे आपको कहीं भी ये सेंस मिले, जगह खाली नहीं है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, जगह खाली है नहीं पूछता है, जगह खाली नहीं है पूछता है। तो जब कभी भी आपके पास ऐसा सेंस आए, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रांसलेशन होगा, नो रूम। एक नॉर्मल आदमी क्या यूज करता है? नो प्लेस, नो स्पेस, ये सब लोग यूज करना शुरू कर देते हैं। दिमाग में रखिएगा आप, जब कभी भी सेंस आए जगह खाली नहीं है, उसके लिए आप हमेशा एक ही यूज करेंगे चीज, नो रूम। अब एक बात यह भी रहा कि ठीक है सर, ये बात है किताब में, सर नो स्पेस क्यों गलत हो जाता है? सर नो प्लेस क्यों गलत हो जाता है? नहीं, जैसे पहले हम क्या कह रहे हैं, मान लो आप बस में जा रहे हो तो पूरा नहीं, तो खचाखच बस भर जाता है, लेकिन बस के कंडक्टर के हिसाब से बस कभी नहीं भरती है, कभी भी नहीं, वो अलग बात है। तो आप कई बार जाते हो तो वहां के लोकल पैसेंजर कहने का प्रयास करते हैं, उसमें बैठे हुए रहते हैं कि भाई अब कहां जगह है, जगह खाली नहीं है। अगर उसी को आप इंग्लिश में बोलने का प्रयास करेंगे तो आप क्या कहेंगे? देयर इज नो रूम इन द बस। कोई हॉल है, मीटिंग हो रहा है, पूरा खचाखच भर गया है, तो क्या बोलेंगे? बागेश्वर धाम का भर जा रहा है उनका पूरा, वो जो भी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो, तो देयर इज नो रूम इन द हॉल। बड़ा अजीब लगता है सुनने में, बट सही वही है। आपको और गच्चा खिलाते हैं, जैसे आप कभी क्रिकेट वगैरह खेलते हो, क्रिकेट में सबसे निकम्मा नकारा काम एक ही व्यक्ति का, अंपायर का, मेरे को ऐसा लगता है। तो क्या होता है, जो फील्डर्स वर्ग के लोग होते हैं, खिलाड़ी जो होते हैं, वो अपना सारा कुछ, मान लो मोबाइल फोन ले रखा है, इंटरनेशनल का बात नहीं कर रहे, लोकल लेवल का बात, इंटरनेशनल कोई लेके थोड़ी जाता है। तो किसी ने मोबाइल फोन रखा है, किसी ने कुछ और रखा, भी तो विंटर्स का दिन है, ठंड का दिन है, टोपी ओपी मफलर सब पकड़ा देगा अंपायर को, बेचारा इतना मोटा हो जाता है, बल्कि हो जाता है। तो मान लीजिए बहुत सारे प्लेयर्स का मोबाइल फोन वो पैकेट में रख रहा है, उसका पूरा पैकेट भर गया। अब एक कोई और आके बोल रहा है कि मेरा ही फोन रख लीजिए, तो क्या बोलेगा भाई कि अब पॉकेट में जगह खाली नहीं है। इंग्लिश में क्या बोलेगा? देयर इज नो रूम इन माई पॉकेट। अब वहां पे जो भी लोग पढ़े होंगे इंग्लिश से समझ में आएगा, जो नहीं पढ़ा वाला बता देगा, कितना वहीं पे बेहोश हो जाएगा। क्या हो सकता है, ज्यादा चांस ये हो कि पहले कूटेगा आपको जबरदस्त, कि अंग्रेजी पढ़ के आके बहुत झाड़ रहे हो अंग्रेजी, ऐसा लोग बोलेंगे। बट आप सही हैं, आप गलत नहीं है। जहां कहीं भी सेंस निकलेगा जगह खाली नहीं है, आप हमेशा क्या यूज करेंगे? नो रूम। यहां तक आप बात समझ गए। तभी आप क्रिकेट में आप देखते होंगे कई बार शिखर धवन बैटिंग कर रहा होता है, लोग कहते हैं कि भाई रूम मत दो, रूम मत दो। क्रिकेट में ही लोग कहते हैं ऐसा, रूम मत दो, क्या मत दो? स्पेस मत दो, नहीं तो हाथ खोलेगा ऑफ से मारेगा शिखर धवन पॉइंट से 4 रन, नहीं ऐसा हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, जब भी जगह खाली नहीं है का सेंस होगा, क्या यूज करेंगे? नो रूम। अब इस बात पे आते हैं कि सर नो प्लेस नो स्पेस क्यों नहीं यूज करते हैं? सोच के देखो, अगर आप किसी को ये बोलेंगे देयर इज नो स्पेस इन द बस, ये बहुत ही एब्सर्ड लगेगा। क्यों? क्योंकि बस एक 3D फिगर है, और दुनिया का कोई भी 3D फिगर बिना स्पेस का एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। दुनिया का कोई भी 3D फिगर बिना स्पेस का करेगा एग्जिस्ट? बस में कोई जगह ही नहीं, इसका मतलब बस पूरा चपटा है, ऐसा थोड़ी है। बस में जगह है, बिना स्पेस का बस होगा ही नहीं, बिना स्पेस का हॉल होगा ही नहीं। आप यह कहना चाहते हैं कि जितनी उसकी कैपेसिटी है, अब वो कैपेसिटी के बियॉन्ड जगह नहीं है, उससे ज्यादा जगह खाली नहीं है, और उसके लिए हमेशा यूज करना होता है नो रूम। अगर आप कहेंगे देयर इज नो स्पेस इन द क्लासरूम, बकवास बात है। बिना स्पेस का क्लासरूम हो ही नहीं सकता है, बिना स्पेस का कोई हॉल हो ही नहीं सकता है, 3D फिगर है। तो ध्यान रखेंगे आप जहां कहीं भी। अब तुम ये दिमाग में रखना,
जगह खाली नहीं है का सेंस निकलेगा, आप यूज कर दीजिएगा नो रूम। जैसे एग्जाम में एक सवाल पूछ दिया था, देयर इज नो प्लेस फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। क्या पूछ दिया? देयर इज नो प्लेस फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। तुम्हारे लिए इस कंपार्टमेंट में कोई जगह खाली नहीं है। नो प्लेस यूज नहीं होता, नो रूम यूज हो रहा होता। इस बात का ख्याल रखेंगे आप। चलो, इसी सीरीज में एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में अलग अलग रूप में इसको पूछते रहता है, वर्क। ये जो वर्क देख रहे हैं ना आप, इसका बहुत सारा सेंस होता है। जैसे इसका एक सेंस होता है डेली एक्टिविटीज वाला, कि आज मेरे को बहुत सारा काम है, मेरे को नहाना है, मेरे को सोना है, कपड़े धोना है, मार्केट जाना है, बैंक जाना है, ये करना है, ऑफिस जाना है, घर का सामान लाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, स्कूल से ले करके आना है, ये सब रोजमर्रा की जिंदगी वाले काम। और इसी वर्क का एक और मतलब निकलता है क्रिएशन। क्या निकलता है? क्रिएशन, रचना। जैसे मान लो किसी रचनाकार ने अपने रचना वाले कला का इस्तेमाल, किसी आर्टिस्ट ने अपने आर्ट का यूज करके कुछ बना दिया, किसी पेंटर ने अपने पेंटिंग स्किल का यूज करके पेंटिंग बना दिया, किसी म्यूजिशियन ने अपने कंपोजिंग स्किल का यूज करके गाना कंपोज कर दिया, है ना बात। किसी एक्टर ने मूवी में अपने एक्टिंग स्किल का यूज करके एक्टिंग किया। इस तरह के स्किल्स हो अगर, ठीक है बात, तो वर्क का दो मतलब निकलता है, एक डेली एक्टिविटीज वाला सेंस होता है और एक क्रिएशन वाला सेंस होता है। तो जब भी वर्क का इस्तेमाल डेली एक्टिविटीज वाले सेंस में होता है, इस समय ये अनकाउंटेबल ट्रीट होता है। और अनकाउंटेबल ट्रीट होता है मतलब बॉर्न टू बी सिंगुलर होता है। मतलब आपको एक काम हो, 1000 काम हो, कुछ भी हो, जब भी लिखा जाएगा वर्क लिखा जाएगा, वर्क्स मत लिख दीजिएगा। यहीं से सवाल ज्यादा आता है, इससे कोई सवाल नहीं आता है। जैसे एग्जाम में सवाल पूछ दिया, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क्स टू डू। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क्स टू डू, मेरे को आज बहुत सारे काम करने हैं। अब सुनने में क्या लगता है? अ लॉट ऑफ मतलब अच्छा बहुत सारा, तो आपको भी लगता है कि ठीक तो है वर्क्स लिखा हुआ है, बट नॉट एग्जैक्टली। जब भी वर्क का मतलब नॉर्मल काम धाम, डेली एक्टिविटी, मंडन एक्टिविटीज का काम धाम वाला सेंस निकलेगा, उस समय वर्क हमेशा अनकाउंटेबल होगा, बॉर्न टू बी सिंगुलर होगा। आपको एक काम रहे, 2 काम रहे, 2000 काम रहे, कितना भी काम रहे, हमेशा वर्क ही यूज होगा। लेकिन जब वर्क का मतलब क्रिएशन वाला निकलता है ना, तो उस समय ये काउंटेबल हो जाता है। और काउंटेबल होने का मतलब क्या है? ये एस फॉर सिंगुलर भी हो सकता है, पी फॉर प्लूरल भी हो सकता है। किसी की एक रचनाएं होंगी तो आप वहां पे वर्क लिखेंगे, किसी की एक से अधिक रचनाएं होंगी तो आप वर्क्स लिखेंगे। जैसे द 3 इडियट्स है ना, इज द वर्क ऑफ चेतन भगत। पर द 3 इडियट्स तो कहना उचित नहीं होगा, उस बुक का नाम कुछ और था। द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ is the work of Chetan Bhagat, but the 3 mistakes in my life and 5 point someone are the works of Chetan Bhagat, क्योंकि दोनों किताबों को चेतन भगत ने लिखा है। अब किताब लिखना चेतन भगत के रोजमर्रा की जिंदगी का काम नहीं, उसने अपने राइटिंग स्किल का इस्तेमाल करके लिखा है। या आप ऐसे समझो, द 3 इडियट्स इज द वर्क ऑफ आमिर खान एंड द 3 इडियट्स, और एक और कोई मूवी आई थी उसकी, जो एलियन वाला मूवी था, पीके। द 3 इडियट्स एंड द पीके आर द वर्क्स ऑफ आमिर खान। नहीं, वो भी उसने एक्टिंग स्किल का उस मूवी में यूज कर रखा है। तो आपको ध्यान रखना होगा। आमतौर पे ये वाला पूछता है, जब भी वर्क का मतलब डेली एक्टिविटीज वाला निकलेगा, उस समय अनकाउंटेबल, बॉर्न टू बी सिंगुलर, जब भी होगा वर्क ही होगा। अब तो और घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। कई बार पूछ देता है होमवर्क्स लिख देता है। जैसे आप लोगों ने वो क्वार्टर वाला पढ़ाए थे, तो सिर्फ क्वार्टर नहीं देता है, हेड क्वार्टर करके दे देगा। तो बच्चों को क्या लगा, चलो होमवर्क सर, तो वर्क के बारे में ना बात किए थे। अरे मेरे भाई, इसमें होम नाउन है, वर्क नाउन है, जब भी लगातार नाउन आएगा तो क्या होगा? लास्ट वाला नाउन होगा, ये एडजेक्टिव। मतलब टेक्निकली अभी भी होमवर्क्स में वर्क तो नाउन ही है। और होमवर्क कैसे काम है? डेली एक्टिविटी वाला सवाल पूछ दिया था कि नाउ अ डेज चिल्ड्रेन आर असाइन्ड लॉट्स ऑफ होमवर्क्स, तो लॉट्स ऑफ होमवर्क्स नहीं होगा, लॉट्स ऑफ होमवर्क होगा। ख्याल रखेंगे आप, ठीक है। पटकथा और आगे बढ़ाते हैं। मिसलिनियस से आखिरी क्लास है ये थियरी से रिलेटेड, और कुछ कुछ पॉइंट है उसको देख लीजिए। जैसे एक होता है इशू, एक वर्ड है इशू। हम वही सब बता रहे हैं जो एग्जाम में परेशान किया। इसके 2 सेंस निकलते हैं। जैसे आप इसका मतलब क्या जानते हैं? मुद्दा वाला, मैटर। नहीं,
बट इस इशू का एक और मतलब होता है जो आप नहीं जानते हैं, ऑफस्प्रिंग, संतान। इशू का मतलब यह भी होता है ऑफस्प्रिंग, संतान, बाल बच्चे। तो जब भी इशू का मतलब ऑफस्प्रिंग के सेंस में होगा तो ये अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल होगा मतलब बॉर्न टू बी सिंगुलर होगा, यानी किसी के एक बच्चे रहें या 1000 बच्चे रहें, जब भी होगा इशू होगा, इशूज नहीं होगा। लेकिन जब इशू का मतलब मुद्दा होता है तो उस समय ये काउंटेबल होता है। काउंटेबल होगा तो सिंगुलर भी होगा, प्लुरल भी होगा। एक मुद्दा रहेगा तो इशू लिखेंगे, और एक से अधिक मुद्दा रहेगा तो इश्यूज लिखेंगे। जैसे मान लो हम कह रहे हैं करप्शन इज अ बिग इशू इन इंडिया, तो करप्शन भारत में एक बड़ा मुद्दा है, बट करप्शन एंड पॉवर्टी आर द बिग इश्यूज इन इंडिया, क्योंकि एक से अधिक मुद्दे हो गए। लेकिन वही अगर बाल बच्चा का सेंस होगा, लालू यादव जी, तो लालू यादव हैज 9 इश्यूज मत लिख देना, क्योंकि वहां पे बाल बच्चा का सेंस है। बाल बच्चा ऑफस्प्रिंग के सेंस में ये अनकाउंटेबल होता है, कितना भी बाल बच्चा रहे, एक रहे 1000 रहे, डजंट मैटर, जब भी होगा इशू ही होगा। तो लालू यादव हैज 9 इशू, ये लिख रहे होंगे आप, आपको दिमाग में रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और कहानी आगे बढ़ाते हैं, देखने का प्रयास करते हैं कुछ इसी तरीके से। अगर आप देखोगे अविवाहित, नहीं अविवाहित, बहुत तरह की व्यवस्थाएं इसके लिए। अगर अविवाहित आप सिर्फ किसी मेल के लिए बात करें तो क्या होगा, बैचलर। किसी फीमेल के लिए बात करें तो क्या होगा, मेड। और आप या तो मेल या तो फीमेल या फॉर बोथ लिख दो, अगर आप दोनों के लिए यूज करना चाहें तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, अनमैरिड। ये सब आपके राइटिंग स्किल को बहुत एनहांस करेगा। जैसे एग्जाम में मान लो पूछ दिया कि अटल जी वॉज अ मेड, या अभी मान लो करेंटली योगी आदित्यनाथ, तो योगी आदित्यनाथ इज द मोस्ट एलिजिबल मेड इन इंडिया, तो मेड थोड़ी होगा, बैचलर होगा। क्यों भाई, क्योंकि अगर पुरुष अविवाहित होता है तो उसके लिए बैचलर, महिला के लिए मेड। अब मान लो तुमको पर्टिकुलरली समझ में नहीं आ रहा है, फिर ऐसा समझो योगी आदित्यनाथ इज अ बैचलर, उन्हीं की एक सखी है बहन जी मायावती, मायावती इज अ मेड। लेकिन मान लो दोनों का नाम हम लिख दिए एक साथ, योगी आदित्यनाथ एंड मायावती, ऐसा लिख दिए। आप नहीं लिख सकते हैं भाई कि बोथ आर बैचलर, क्योंकि योगी जी पे सूट करेगा, माया जी पे सूट नहीं करेगा। अगर आप कहते हैं बोथ आर मेड, तो माया जी पे सूट करेगा, योगी जी पे सूट नहीं करेगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, वहां पे अनमैरिड वर्ड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अनमैरिड दोनों पे सूट कर जाएगा। ये भी दिमाग में रखिएगा। मेल का नाम लिखता है कई बार मेड यूज कर देगा, फीमेल का नाम लिखता है कई बार बैचलर यूज कर देगा, परेशान करेगा आपको। ठीक है बात, एक दो और देख लो, ऐसा है बहुत सारा, जैसे जैसे एग्जाम आता है उसके हिसाब से आपको और दिमाग में रखना होता है। एक होता है ना सबूत, एक वर्ड है सबूत, इसके लिए एक वर्ड एविडेंस यूज होता है, और इसके लिए एक वर्ड विटनेस यूज होता है। दोनों का मतलब सबूत होता है, लेकिन अगर सबूत ह्यूमंस के फॉर्म में होगा तो आप विटनेस यूज करेंगे, और सबूत अगर नॉन ह्यूमंस के फॉर्म में होगा तो आप एविडेंस यूज करेंगे। जैसे मान लो राम इज द विटनेस ऑफ दिस केस, क्योंकि राम सबूत है इस केस का, और क्या ह्यूमंस है। बट राम्स फिंगर पॉइंट्स कह रहे फिंगर प्रिंट्स आर द विटनेस, नहीं, आर द एविडेंस टू दिस केस, एविडेंस ऑफ दिस केस। तो ध्यान रखेंगे, सबूत अगर ह्यूमंस के फॉर्म में होगा तो आप यूज करेंगे व्हाट, आप यूज करना चाह रहे होंगे विटनेस, और सबूत अगर नॉन ह्यूमंस के फॉर्म में होगा तो आप यूज करना चाह रहे होंगे एविडेंस। ठीक है बात। इसी में अगर एक और देखोगे, घर, एक वर्ड होता है घर। घर के लिए दो व्यवस्थाएं हैं, हालांकि लगता है ऐसा कि दो व्यवस्थाएं हैं और दोनों का मतलब घर होता है, बट ऐसा है नहीं। होम और हाउस, दरअसल होम का मतलब होता है घर, और हाउस का मतलब होता है महज एक भवन।
डिफरेंस क्या है होम और हाउस में अगर हम फटाक से बात करें तो? सिंपल समझो कि घर अगर अपना हो, क्या हो? अपना, तो उसे हम कहते हैं हाउस, होम। और घर अगर पराय, ऐसे बनाते हैं डायग्राम, किसी और का हो, कोई घर है, कोई बिल्डिंग है, अगर वो अपना है तो क्या यूज करेंगे आप? होम। कैसे क्वेश्चन आया था वो भी बता दें। और अगर वो किसी और का है तो आप क्या यूज करेंगे? हाउस। जैसे एग्जाम में सवाल क्या आ गया? शी लिव्स इन अ रेंटल होम। क्या सवाल आ गया? शी लिव्स इन अ रेंटल होम। तो हम क्या बोले? घर अगर अपना होगा तो होम, किसी और का होगा तो हाउस। अब सोचिए, अपने घर को कोई किराए पे क्यों लेगा? शी लिव्स इन अ रेंटल होम कैसे होगा? शी लिव्स इन अ रेंटल हाउस होना चाहिए था। तो इस तरह से करके सवाल एग्जाम में पूछते रहता है। एक ऑथर का बड़ा ही प्यारा सा स्टेटमेंट था इसको लेकर के। उन्होंने कहा कि अ हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स बट अ होम इज मेड ऑफ लव। हाउस क्या है? इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स बट अ होम इज मेड ऑफ लव। मतलब हाउस एक भवन है भाई, ईंट पत्थर का बना हुआ मकान भर है वो, बस मकान है वो। लेकिन होम क्या है? घर क्या है? अपना है ना, प्यार जुड़ा हुआ है। तभी आप कहीं पे जाते हैं, रेंट पे कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, जाते के साथ ले कील दे दनादन मारते हैं। अगर आपका रूम का ओनर भी उसी घर में रहता हो और आपके ऊपर वाले फ्लैट पे, तो नीचे आप कील मारते हैं, लगता है उसके कलेजे में है, नहीं, क्योंकि उसके लिए वो होम है और आपके लिए वो हाउस है, ये अलग बात है। तो अपना होगा तो होम, किसी और का होगा तो हाउस। नाउन का थियरी आज के इस 19वें क्लास में यहीं पे समाप्त होता है। 18वें क्लास में ओवरऑल निशुल्क बैच का 19th सेशन था ये, बट नाउन का 18वां सेशन था। 13 तारीख है आज, आप दिमाग में रखेंगे। आज ही के डेट में टेलीग्राम में हम एक पीडीएफ अपलोड कर देंगे, आप उस पीडीएफ से सारे क्वेश्चंस, नाउन के जितने भी क्वेश्चन से बना लीजिएगा। फिर 14 तारीख वाले सेशन में सारे क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, चीयर्स।